एक अन्य मित्र ने पूछा है, राजा जनक पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। राजा जनक मुमुक्षु हैं, तो वो ये बात ज्ञान और शक्ति अर्जन के लिए तो नहीं पूछ रहे हैं, फिर वो किस ज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं? कृपया हमें इसका मर्म समझाएं। सूत्र के शुरुआत में ही जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? निश्चित ही वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जिसे हम ज्ञान समझते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। उनके यहाँ शास्त्रार्थ होते रहते हैं, उसमें वो भी सहभागी होते हैं, और उस शास्त्रों से आए हुए, बाहर से आए हुए एक्यूमुलेटेड नॉलेज की उनके पास कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर जनक अष्टावक्र से ये पूछेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो वो उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न भी कई बार दार्शनिक होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनसे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। कितना भी वो विश्लेषण कर लें, कितनी भी व्याख्या कर लें, एक एक सूत्र को वो एक्सप्लोर कर डालें, ठीक है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत हो जाएगी, सूचना बहुत हो जाएगी, और तुम धीरे धीरे एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बदल जाओगे कि हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर है, एक क्लिक में सब बाहर आ जाता है, और तुम में उसमें क्या फर्क है? अगर तुम बहुत कुछ जानते हो तो उसे ज्ञान तो नहीं कहेंगे। ये कुछ और ज्ञान की बात है। जनक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर उसको सूत्रों में बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, केवल ज्ञान शब्द का उपयोग किया है। लेकिन इसको इंग्लिश में अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक है नॉलेज और एक है नोइंग। ज्ञान में दोनों शामिल हैं, इसीलिए कई बार इसमें ब्रेकअप नहीं आता, इसमें दोनों है। अगर हम कहें कि मुझे इस बात का ज्ञान है, तब भी हम यही शब्द उपयोग करेंगे, और मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान है, तब भी हम ज्ञान शब्द का ही उपयोग करते हैं। ज्ञान एक इंक्लूसिव वर्ड है, और संस्कृत की यही खूबसूरती है कि इसके शब्द इंक्लूसिव हैं और मल्टी लेयर्ड हैं। इनके बहुत सारे मतलब होते हैं, एक शब्द के अंदर ही बहुत सारे अर्थ समाये हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना होगा नॉलेज और नोइंग। नॉलेज है किसी भी बात की इंफॉर्मेशन, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जो वर्ल्ड है। नॉलेज हमारे आउटर वर्ल्ड को क्रिएट करता है, हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को सुविधा और सहूलियत देता है। उसके लिए नॉलेज जरूरी है, उस किस्म का ज्ञान जरूरी है। हमको जितनी सूचनाएं पता होंगी, क्या कैसे काम करता है, विज्ञान उसी नॉलेज की एक बहती हुई धारा है। लेकिन कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, नॉलेज का कितना भी विस्तार हो जाए, फिर भी अंदर एक जो शांति है, अंदर आनंद की जो धारा है और परम संतोष का जो जगत है, वो उससे उपलब्ध नहीं होता। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने आत्महत्या कर ली, बड़े बड़े विचारकों, दार्शनिकों ने अपना जीवन गहरी कुंठा व्यथा में बिताया, और अंत उनका बड़ा ही पीड़ादायी हुआ। तो उस ज्ञान का उपयोग क्या हुआ, उस ज्ञान से हासिल क्या हुआ, ये प्रश्न है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस पर भी प्रश्न खड़े करेगा। हमारे जीवन के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं।
बाहर का ज्ञान, यानी कि जो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसमें ही खोकर रह जाना अध्यात्म का वो उद्देश्य नहीं है। यहां पर वो नोइंग की बात करेंगे। नोइंग एक इंट्रिंसिक, नैसर्गिक, मौलिक घटना है। जैसे शरीर हमारा कैसे काम करता है, उसकी एक अपनी नोइंग है, उसकी अपनी एक प्रज्ञा है, उसकी एक विजडम है। ये अस्तित्व, पूरा जगत कैसे काम करता है, उसकी अपनी एक नोइंग है। वो उस पर बेस्ड है। वो उसकी परवाह नहीं करता कि सूचनाएं हमारे पास आए, इंफॉर्मेशन आए। हम नहीं भी जानते हैं तब भी वो वैसे ही काम करेगा, और कई बार जानकर हम जरूर गड़बड़ कर सकते हैं। वो नोइंग ही जीवन की सबसे मौलिक चीजों को सक्रिय करती है। जैसे प्रेम की घटना सब परिचित होते हैं, सबके मन में उसकी चाह भी होती है, क्योंकि प्रेम भी रूपांतरणकारी है। वो नोइंग से घटता है। एक नॉन ड्युअलिटी का, एक अद्वैत का, एक वननेस का जगत प्रेम में शुरू हो जाता है, किसी अंतर्निहित प्रज्ञा से, इंट्रिंसिक नोइंग से। कोई जानता नहीं। वैज्ञानिक रूप से हम प्रेम को भी तोड़कर देख सकते हैं कि क्या हुआ, शरीर में कौन से रसायन दौड़े, कौन से हार्मोन आए, क्या क्या हुआ, सब हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जानकर भी आप प्रेम नहीं पैदा कर सकते। वो तब भी पैदा नहीं होगा। हम स्वास्थ्य नहीं पैदा कर सकते, इतना भी ज्ञान अर्जित कर लें। और अभी तो लड़ाई चलती है बड़ी विचित्र। वैज्ञानिक बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं और अस्तित्व नई नई बीमारियां लेकर आ जाता है। अभी एक का इलाज खत्म होता है, ब्रेक थ्रू आता है, तब तक कुछ नया आ गया। क्योंकि हमको जब तक ये समझ नहीं है कि ये संसार द्वैत पर चलता है, ये वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी है, ये प्लेजर और पेन पर चलता है, ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन पर चलता है, दोनों चीजें ही रहेंगी, कभी एक चीज नहीं रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास जीने के ही संसाधन होंगे और मरने के नहीं होंगे। जैसे जैसे हम जीने के संसाधन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मरने के संसाधन भी बढ़ते चले जाएंगे। हमने जीने की सुविधाएं बहुत बड़ी करी हैं, तो विनाश के आयोजन भी हमने बहुत बड़े कर लिए हैं। पहले जीने की सुविधाएं कम थी, तो विनाश के आयोजन भी कम थे। प्रोपोर्शन हमेशा बना रह गए, संतुलन। ये इंट्रिंसिक नोइंग है, नॉलेज नहीं है। अब कहीं कोई सुपर कंप्यूटर पर बैठकर ये डेटा फीड नहीं करता कि कैसे किया जाए। नोइंग जो नेचर में काम करती है, एग्जिस्टेंशियल। कई बरस हुए उस पर मैंने एक डेटा पढ़ा था, बड़ा ही रोचक था। बहुत मैं छोटा था तब एक मैगजीन आती थी, तो उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या पर बड़ी चिंता थी कि ऐसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या होगा। फिर रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, लोग पेड़ों पे रहेंगे, ज़मीन के अंदर, समंदर के अंदर रहेंगे, या प्लैनेट्स पे कुछ व्यवस्था करेंगे, इंटरप्लैनेटरी सिस्टम कुछ डेवलप करेंगे, जो आज भी कुछ लोग लगे हैं करने में ऐसा। लेकिन अगर धरती हमारे रहने के लिए डिजाइंड है, तो धरती पर रहने का संतुलन भी बना रहेगा। ये नेचर की नोइंग है। ये बचपन का पढ़ा मैंने। फिर अभी कुछ साल पहले एक डेटा आया कि जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन मेल्स की, वो आधी रह गई है। पिछले 25 साल की तुलना में इधर के 5 साल में जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, काउंट ऑफ स्पर्म है, वो 50% कट हो गया। नेचुरली नेचर ने अपना इंतजाम कर लिया। नेचर को कोई बताता नहीं कि अब क्या करना है, मैनेज कैसे करना है, लेकिन वो व्यवस्था तैयार हो गई कि कैसे धीरे धीरे सब संतुलन में आएगा। नोइंग बहुत ही आनंदपूर्ण घटना है, जिसमें सूचना का दबाव नहीं है, लेकिन हम किसी गहरे तल पर कुछ जानते हैं।
कभी कभी इस नोइंग का एहसास सभी को होता है। कुछ लोग उसको इंट्यूशन से भी जोड़ते हैं, जबकि इंट्यूशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। उस नोइंग का एक फंक्शनल पार्ट है इंट्यूशन, उस ज्ञान का। यानी कि इंट्यूशन जिसको हम कहते हैं, सहज बोध हिंदी में उसको कहेंगे, इंग्लिश में इंट्यूशन, तो वो भी हमारी पकड़ में आता है, हमारी सूचना के दायरे में आता है, हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड में आता है। लेकिन नोइंग का जो बहुत बड़ा दायरा है वो हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड में नहीं आता। तो इंट्यूशन का जो सिरा पकड़ में आता है वो भी आइसबर्ग की तरह है कि जिसकी टिप हमारी पकड़ में आई, लेकिन नोइंग का जो 9 हिस्सा है वो कहीं सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। अब जो इंट्यूटिव नॉलेज हमारे पास आता है उसकी कोई बेस नहीं होती, लेकिन अक्सर वो सही होता है। हमको लगता है कि ऐसा ही है, ये ऐसे ही होगा, ये चीज़ ऐसी ही है। और केवल हमारे संबंधों में नहीं, हमारे दैनिक जीवन के काम चलाऊ चीज़ों में नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक ब्रेक थ्रूज में भी वो काम आता है कि अचानक किसी को लगता है कि नहीं ऐसे, और उस क्षण उसके पास इसका तर्क नहीं होता, ना इसकी कोई गणित होती है कि ऐसा कैसे आया, ये विचार ही क्यों उतरा, तुम्हारे अंदर ये वाला ख्याल ही क्यों उतरा, कोई गणित नहीं उसकी। तो सारे लोग उससे परिचित हैं कि हम कई बार उसको जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दृश्य और अदृश्य जगत की सीमाएं हैं वो भी इस नोइंग में धुंधली पड़ती हैं। जैसे यहाँ बैठे हुए कई लोग नोइंग के तल पर बहुत कुछ जान सकते हैं जो कि आम व्यक्ति नहीं जान सकता। इन्फॉर्मेशन वाला व्यक्ति तो जो दिखता है उतना ही जानेगा, लेकिन जो अदृश्य जगत में भी एक्सेस कर सकता है वो बहुत सारी चीज़ें जान सकता है। हमारे लिए वो हैरान करने वाली चीज़ें होंगी, अरे भाई कैसे पता, कैसे जानते हो। जब दो लोग गहरे प्रेम में होते हैं वो एक दूसरे के बारे में कितना जानने लगते हैं, कितने अनुमान लगाने लगते हैं, कैसे उनको चीज़ें पता चलने लगती हैं। ये कैसे होता है? नोइंग, क्योंकि नोइंग इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड का पार्ट है, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर जगत का हिस्सा है। ये सब एक कॉस्मिक इवेंट है जो सब जुड़ी हुई है। अगर हर चीज जुड़ी हुई है तो स्वभावतः ज्ञान का कोई भी स्रोत सबसे ही जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम एक कुआं भी खोदते हैं अपने घर में या कहीं भी, जुड़ा तो वो कहीं सागर से ही होता है, धरती के उन्हीं रिसोर्सेस से, उन्हीं जल के स्रोतों से जुड़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ वो कहीं जुड़ा तो सागर से ही होता है। ऐसे ही जो नोइंग है वो उस समष्टिगत घटना से, उस कॉस्मिक इवेंट से जुड़ी होती है। इसीलिए जब कभी हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो नोइंग में रह रहा है, यानी ज्ञान में है, जिसको हम ज्ञानी कहते रहे, तो हमको भी लगता है कि हाँ हमको सब पता है। सब पता है का मतलब ये होता है कि कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा एहसास होता है। सब पता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे एक इनलाइटेंड पर्सन को, एक जीवन मुक्त ज्ञानी को लोग कहते हैं भाई वो सर्वज्ञानी हो गए। तो सर्वज्ञानी का मतलब उनको ये नहीं कि उनको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पता है। तुम पूछो हमारे घर में नल जाम हो गया कैसे खुलेगा, ये भी बताएंगे वो। कभी कभी मेरे पास लोग ऐसे प्रश्न लेकर भी आ जाते हैं। अरे भाई हर चीज पता होने का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें पता है, लेकिन अब उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वो इतना कंटेंटेड, इतना फुलफिल्ड है और उसके प्रेजेंस में बहुत सारी चीज़ों में एक्सेस हमारी भी हो जाती है। तो ऐसे में उसको सर्वज्ञानी ही बोला गया। सर्वज्ञानी का अर्थ है कि ज्ञान का कोई भी स्रोत एक्सेस हो सकता है। जो बॉडी माइंड जिस ढंग का डिजाइंड है, जो शरीर मन जिस तरह की एनर्जीज, फ्रिक्वेंसीज को
टैप करने के लिए डिजाइंड है, उस प्रेजेंस में वो उनको टैप करने लग जाएगा। पहले शायद ऐसा संभव ना हो। तो अगर हम किसी नोइंग फील्ड में हैं, जिसको हम बुद्धा फील्ड भी कहते हैं, तो बुद्धा फील्ड का मतलब भी फील्ड ऑफ नोइंग ही होता है। अगर आप पोएट हैं, आपके अंदर से पोएट्री निकलने लगेगी। आप साइंटिस्ट हैं, आपके अंदर से साइंस निकलने लगेगी। आप अच्छे ओरेटर हैं, आपके अंदर से वो निकलने लगेगा। आप साइलेंट पर्सन हैं, आपके अंदर से साइलेंस उभर कर आपके ऊपर छा जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तमाम तरह के जो भी गुणधर्म आपके शरीर मन के अनुकूल हैं, वो सारे के सारे आपके ऊपर उतर आएंगे। आपका सहज स्वभाव बन जाएगा। तो जनक जब पूछते हैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो वो अपने उस सहज स्वभाव की बात कर रहे हैं, जहां पर वो उस परम संतोष को उपलब्ध कर ले। रमन भी जिसकी बात कहते हैं कि आस्क हु एम आई, पूछो कि मैं कौन हूं, तो वो कोई शास्त्रीय बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि किताबें तो भरी पड़ी हैं इस बात के उत्तर देने के लिए कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम विराट चेतना हो, तुम ये हो वो हो। शास्त्रों में कमी नहीं है। तो लोग सोचते हैं कुछ उत्तर आएगा किसी दिन। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो इसी बात को पूछने का एक ढंग है जिसको जनक पूछ रहे, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। तो जब रमन कहते हैं पूछो कि मैं कौन हूं, तो वो यही कह रहे हैं कि ज्ञान को खोजो, अपने सहज स्वभाव को खोजो, जो तुमको परम संतोष से भरे उसको खोजो। और मैं कौन हूं क्या? प्रश्न जब तुम्हारे अंदर वो प्यास की तरह उठे, वो चीज। आधुनिक समय में यही घटना घटी जो जनक और अष्टावक्र के बीच घटी थी। करीब करीब मिलती जुलती घटना घटी दो जगहों पर, एक तो बाहर और एक अपने देश में। वैसे तो तमामों घटनाएं घटी होंगी, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हैं उनकी मैं चर्चा करता हूं। गुरजेफ और उनके शिष्य पीडी आंस्पेस्की के बीच। पीडी आंस्पेस्की बहुत बड़े विद्वानों में से, दार्शनिक और गणितज्ञ में से उनकी गणना होती थी। गुरजेफ से मिलने से पहले ही वो विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। गुरजेफ को तो एक छोटा सा ग्रुप जानता था, जो लोग जानते थे कि ये मिस्टिक हैं और बहुत ही गहरे पहुंचे हुए संत हैं, जीवन मुक्त हैं। लेकिन आंस्पेस्की को तो बहुत लोग जानते थे। लेकिन आंस्पेस्की बेचैन था। उसको लगता था सब जाना मैंने, लेकिन फिर भी कुछ बात बनती नहीं। उसके पहले ही आंस्पेस्की की एक बुक आई थी, टर्सियम आर्गानम, गुरजेफ से मिलने के पहले, और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आज की तारीख में भी अगर कोई उसे पढ़ेगा तो बड़ी कंटेम्प्रेरी लगती है, जबकि इतने पहले उसने लिखी थी। गुरजेफ के पास पहुंचा आंस्पेस्की। गुरजेफ ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा। गुरजेफ एक बहुत ही विचित्र संतों में से थे। विचित्र इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो अपने जैसे ही थे, वो लोगों की परवाह नहीं करते थे। और कहीं से उन्होंने पहचाना आंस्पेस्की को। उन्होंने कहा, बोलो क्या करना है, क्या चाहते हो? उसने बताया कि मैं पीडी आंस्पेस्की हूं। गुरजेफ के लिए पीडी आंस्पेस्की और काकरोच में कोई फर्क नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन के तौर से वो जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। उसको लगता है मैं विश्व प्रसिद्ध हूं। तो जब उसने गुरजेफ की आंखों में देखा कि कोई पहचान ही नहीं है, कोई रिकग्निशन ही नहीं है, नाम सुन के भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो आंस्पेस्की ही ये कर सकता था। बाकी लोग शायद निराश होते। आंस्पेस्की लिखते हैं कि मुझे बड़ा संतोष हुआ जब गुरजेफ ने मुझे पहचाना नहीं, तो मुझे अंदर कहीं बड़ा संतोष हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं अपने ही जैसा है। अब नोइंग के तल से गुरजेफ इसको डेमोन्स्ट्रेट भी बहुत करते थे एक्चुअल में, तो इसलिए उन्होंने उसको किया। वहाँ भी उन्होंने देख लिया वो जो अतीन्द्रिय दर्शन होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी,
पैरानॉर्मल, गुरुजीएफ उसका बहुत उपयोग कर लेते थे। तो उन्होंने अंशपेशकी को निश्चित ही अंदर बाहर देखा होगा, कितना विद्वान व्यक्ति है, पूरा फिलोसफर है, पूरा गुरु है। उन्हें कहा, भाई तुम्हें क्या चाहिए, कुछ पूछना है? अंशपे ने हाँ कुछ पूछना तो है। उसने कहा, देखो टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं, ये कागज है, इसको ले जाओ, तुम वैसे ही बहुत कुछ जानते हो, तो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए ऐसे कुछ है नहीं, तुम थोड़ा वक्त लो और सोच लो, जो तुम नहीं जानते हो वो लिख कर ले आओ कागज पर, उसकी बात कर लेंगे, बाकी तुम बहुत विद्वान हो। तो कहते हैं अंशपेशकी कागज लेकर लौट गया। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा वो बैठा ही रहा कागज लेकर, और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और उन आंसुओं के साथ ही वो कोरा कागज लेकर गुरुजीएफ के पास आया। उसने कहा कि इतनी देर चिंतन मनन के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब आप ही कहें, जो आपको कहना है आप ही कहें। मैं तो अब ये भी भूल गया हूं कि मुझे पूछना क्या है, लेकिन कुछ तो पूछना है, कुछ तो जानना है मुझको जो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन वो क्या है जो मैं नहीं जानता हूं, ये मैं नहीं जानता, कुछ उसकी ही बात हो। गुरुजीएफ ने कहा, अब तुम ठीक रास्ते पर हो, अब तुमसे बात हो सकती है। मैं कहूंगा कि अंशपेशकी जैसे ईमानदार लोग भी कम होते हैं, क्योंकि उसने इतने घंटे चिंतन मनन के लिए लिए। आम खोजी होता वो तुरंत ही लौट कर आ जाता, कोरा कागज भी लाना होता तो भी वो 2-4 मिनट में ही ले आता। अब तो चूंकि किस्सा सामने आ गया है तो बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी से पूछो वो सीधे लेकर आ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, फिर वो कॉपी होगी। अंशपेशकी ने ईमानदारी से सर्च करी, उसने टटोला अपने आप को, खंगाला अपने आप को कि सचमुच में जो मैं जानता रहा हूं अब तक, जिसकी मैं बातें करता रहा हूं, और उनमें क्या है। तो वो नॉलेज और नोइंग का डिफरेंस कहीं ना कहीं से उसको बड़ा साफ हुआ कि वो सब ऊपरी तल पर है, अंदर तो वो कुछ नहीं जानता। फिर ऐसी ही घटना भारत में हुई विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच। रामकृष्ण परमहंस फक्कड़ व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति थे। विवेकानंद बहुत ही विद्वान व्यक्ति, युवक थे लेकिन विद्वान थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। रामकृष्ण से मिलने से पहले ही वो बहुत ही ज्ञानी हो चुके थे, बहुत सी चीजें जानते थे। अक्सर लोगों को प्रश्न पूछकर आतंकित भी किया करते थे, परेशान भी किया करते थे। किसी के भी उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे, लोगों को झकझोर कर पूछना उनकी आदत बन गई थी। फिर उनको कहीं से पता चला कि ये रामकृष्ण परमहंस ठाकुर भी हैं, कहीं उनको ठाकुर कहते थे ना उधर, इनसे भी पूछा जाए। और यहीं पर जो बात है व्यवहारिक दृष्टि से उल्टी पड़ी, लेकिन विवेकानंद के लिए सीधी पड़ गई। वो अपने उसी जोश में रामकृष्ण के पास पहुंचे, परमात्मा है, देखा है तुमने, मुझे दिखा सकते हो। तो गुरुजीएफ की तरह ही रामकृष्ण ने भी विवेकानंद को नीचे से ऊपर देखा, और निश्चित ही उन्होंने पूरा एक्सरे किया उनका, और समझे कि बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही संभावनाशील युवक है। और उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ देखना चाहोगे। इतने सहज ढंग से रामकृष्ण ने कहा। विवेकानंद बाद के अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि उनके इतने सहज ढंग से कहने से ही मैं कांप गया, मैं अंदर हिल गया। क्योंकि ये प्रश्न पूछते ही या तो लोग संकोच में आते थे, या लोग बड़े दार्शनिक हो जाते थे,
और अगर कोई दार्शनिक होता था तो उसको वो अपने तर्कों में उलझा ही लेते थे, क्योंकि बहुत ही तर्क कुशल थे। इस व्यक्ति ने ना कोई तर्क किया, ना कुछ बात करी, सीधे ही कह रहा है कि ठीक, जानना है तो फिर बात करते हैं। ये सहज ढंग उसी व्यक्ति का हो सकता है जो नोइंग में रह रहा हो, जिसके लिए परमात्मा भी एक खेल का हिस्सा हो, प्रश्न और उत्तर उसके लिए खेल का हिस्सा, क्योंकि परमात्मा न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता, ये तो हर कोई जानता है। और कहीं ना कहीं ये बात विवेकानंद भी जानते ही रहे होंगे। इतने जब विद्वान थे, इतने तर्कशील थे, तो ये बात कोई छुपी हुई नहीं थी कि न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है। और ये आदमी कह रहा ठीक है दिखा दूंगा, आ जाना। और ये घटना उनके रूपांतरण के लिए एक मील का पत्थर बन गई। नोइंग जहां भी होती है वो बदलाव लाती है। नोइंग उसी को ज्ञान कहते हैं। तो जनक उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो जो अंतर्निहित, इनबिल्ट, इंट्रिंसिक, नैसर्गिक, मौलिक ज्ञान है, वो कैसे आए। ये बाहर का ज्ञान की बात नहीं, बाहर तो बहुत ज्ञान है, लेकिन वो मौलिक शब्द भी अपने में अनूठा है, उसको भी देखें। मूल से बना है। मूल का अर्थ होता है जड़, रूट, जो तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ता है, तुम्हारे स्रोत से, तुम्हारे सोर्स से जोड़ता है, वो मौलिक होता है। तो ये मौलिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। मौलिक और अमौलिक ऐसे कुछ भी नहीं होता। मौलिक वो नहीं है कि तुमने कुछ ऐसा वर्बल फ्रेम किया है कि जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया था, उसको मैं केवल वर्बल सर्कस कहता हूँ। कितनी भी दार्शनिक बातें, क्रिएटिव बातें कर लो, दे विल ऑलवेज रिमेन अ काइंड ऑफ वर्बल सर्कस। कुछ उसमें नया नहीं है। साहित्यकार, लेखक, दार्शनिक इसी में उलझे रहते हैं कि मौलिक बात तो कोई होती ही नहीं। हर बात उधार है, हर बात बारोड है, हर बात 1000 बार दोहराई जा चुकी है, लेकिन हर वो बात मौलिक है जो तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ती, तुम्हारे सोर्स से, तुम्हारे स्रोत से जोड़ती है। और जब भी कहीं मौलिक बात होती है, तुम्हें अपने जड़ों की याद आती है। जैसे पहले प्रश्न में था, अपने घर की याद आई। तो जब भी तुम मौलिक बात सुनोगे, हो सकता है वो हजारों बार दोहराई गई हो, लेकिन उसको सुनते ही तुम्हें भी तुम्हारे स्रोत की याद आएगी। वो मौलिक ज्ञान जो तुम्हें वहां पर स्थित करे। जनक उसी ज्ञान की बात अष्टावक्र से पूछ रहे हैं।